तो दोस्तों, आपकी इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए हम अब आपसे जॉब्स पाने के 6 टिप्स शेयर करने वाले हैं। पहला टिप है आस्क एवरीवन। अक्सर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, शर्म या फिर अपने ईगो की वजह से जॉब के बारे में लोगों से नहीं पूछते हैं। देखा जाए तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो खाली बैठने से बेहतर है कि आप लोगों से जॉब के लिए पूछें, उनसे कहें। हो सकता है कोई आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जॉब पाने में आपकी हेल्प कर दे। इसलिए आप लोगों को बताएं कि आपको जॉब की जरूरत है। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। आप अपनी जॉब की नीड सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन और इसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आईडी बनाकर उस पर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके ऐसा करने से कहीं ना कहीं से आपको जॉब ऑफर आ जाए और आप एक अच्छी नौकरी पा सकें। दूसरी टिप है नेपोटिज्म को एक्सेप्ट करें। अगर आपको जॉब करनी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने दोस्त, भाई या रिलेटिव से अपनी सिफारिश करवाएं। अगर आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव या कजिन किसी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल पर है तो आप उनसे अपनी सिफारिश के लिए कह सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल जॉब की नीड आपको है और उसी जॉब से आपके फाइनेंसेस मैनेज होंगे। तीसरी टिप है जॉब ही होती है। जब आपको बहुत मुश्किलों से जॉब मिले तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको किसी प्रोफाइल पर जॉब मिल रही है या आपका पैकेज क्या है या आप वो जॉब कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज के दौर में जॉब मिलना काफी मुश्किल काम है। इसलिए आपको जैसी भी जॉब कहीं भी मिल रही हो, आप पूरी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ उसी काम को करें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि काम ही पूजा है। चौथी टिप है इंटरनेट की हेल्प लें। इंटरनेट हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। इंटरनेट के जरिए आज की डेट में क्या नहीं हो सकता है। इसी तरह जॉब पाने के लिए भी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें जैसे naukri.com है, monster.com है, ये सब आपको जॉब पाने में हेल्प कर सकती हैं। पांचवी टिप है सही कदम उठाएं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपको जॉब सर्च करने में अपना बेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा आप अपने रिज्यूमे को बेहतर और अपडेटेड बनाएं और कोशिश करें कि आपका रिज्यूमे कैची हो और रिक्रूटर का अटेंशन खींचे। जब भी आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को सेंड करें तो उसे पहले अपने फ्रेंड से चेक करा लें कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। अगर की होगी तो उसे रेक्टिफाई कर लें। इसलिए अपना बेस्ट देने की शुरुआत अपने रिज्यूमे से करें, उसे अपने काम में कायम रखें। और छठी टिप है ट्राई करते रहिए। जी हाँ, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आपको ये ट्राई करते रहना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क करेगा और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जगह पर अप्लाई करना चाहिए। इन सब के अलावा आपको अपने कनेक्शन बढ़ाने होंगे। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो या फिर आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपका कनेक्शन अगर लोगों से होगा तो आपको फ्यूचर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब आप नई जॉब करते हैं तो आपके पास ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, तो ऐसे में आपके पास बेहतर मौका होता है कि आप सेविंग करें, अपने पैसे को केयरफुली स्पेंड करें, अपने हार्ड अर्न मनी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो हम अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा अटैच पाते हैं और कभी कभी उन मेटेरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच्ड हैं तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों को जरूरत पड़ने पर ही खरीदना चाहिए, ना कि उन चीजों को अपना पैशन या ऑब्सेशन बनाना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन किसी कंपटीशन या शो ऑफ के बेस पर ना लें। अक्सर लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन दूसरे से कॉम्पीट करने के चक्कर में लेते हैं। अगर आपके दोस्त ने एक लग्जूरियस कार ली है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी कोई लग्जूरियस कार लें या आप भी उसी टाइम कोई लग्जूरियस कार खरीदें। आप अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल डिसीजन लें। आप अपनी अर्निंग और अपने सेविंग के बेस पर ही इस तरह के डिसीजन लें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम कैसे सही करें, तो सबसे पहले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और बिना किसी वजह के किसी भी तरह का लोन ना लें, ना ही कोई दूसरा डेब्ट लें। किसी भी चीज के लिए कोई भी जल्दी ना करें, कोई भी काम रश में ना करें। पहले सोचें, समझें, उसके लिए प्लान बनाएं और फिर उसे एग्जीक्यूट करें। एडमिशन कंसल्टेंट NIV का ये मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे कॉलेजेस को चूज करते हैं जहां पर फन और एमिनिटीज ज्यादा अवेलेबल हों, ताकि वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स का फोकस एजुकेशन नहीं बल्कि फन करना होता है और इसी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग और ड्रग्स पर ओवर स्पेंडिंग करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं करनी चाहिए। आप एंजॉय करें, लेकिन कभी कभी एंजॉयमेंट के चक्कर में चीजें हाथ से निकल जाती हैं, जिसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ता है। एक सर्वे की माने तो अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज के दौरान ही पार्ट टाइम जॉब्स करने लगते हैं।
और ज्यादातर लोग सर्विस इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। 2013 में 17 मैगजीन के सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में ज्यादातर स्टूडेंट वीक में 19 घंटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं और ज्यादा अर्न ना कर पाने की वजह से वो अपनी ट्यूशन फीस को पे नहीं कर पाते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कॉलेज के बाद इंटर्नशिप का काम करना भी काफी मुश्किल होता है और जब आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हैं तो आपको स्पेंडिंग करनी ही रहती है। ज्यादातर स्टाइपेंड पर रहने वाले इंटर्न जो न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप करते हैं वो रेंट के पैसे बचाने के लिए सिटी से काफी दूर रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली न्यूयॉर्क में रहना काफी कॉस्टली होता है। ऐसा सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में लोग फिर चाहे स्टूडेंट हों या फिर कोई वर्किंग एम्प्लॉई अपना रेंट बचाने के लिए शहर से दूर रहते हैं ताकि उनकी थोड़ी सेविंग हो सके। इसलिए अगर आप एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप करने की सोच रहे हैं तो आपको पेड इंटर्नशिप करनी ही चाहिए। आप ये ना सोचें कि अनपेड इंटर्नशिप करके आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। ध्यान रहे, जितना जरूरी एक्सपीरियंस है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए पैसे भी जरूरी हैं। जब आप अनपेड इंटर्नशिप करते हैं तो ये आपके फाइनेंस को बुरी तरह से डैमेज करता है और जो पेड इंटर्नशिप करते हैं वो आगे चलकर अच्छे और वाइट क्लास एम्प्लॉय बनते हैं। इस दौरान इंटर्नशिप को लेकर आपको 2 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। पहली है ओपन माइंडेड बने। जब भी आप कहीं इंटर्नशिप या कहीं जॉब करें तो आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा। आपको चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उन्हें यूज कर सकें। बहुत ज्यादा आप खुद में कंज्यूम ना रहें। आप देखें कि आपके कलीग्स या आपका बॉस क्या कर रहा है। इंटर्नशिप में पैसा ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, उस दौरान कम पैसे कमाते हुए भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात है, आप ये मत सोचें कि आपका पूरा करियर इंटर्नशिप पर शुरू होगा और खत्म होगा। इंटर्नशिप तो एक जरिया है अपना करियर आगे बढ़ाने का, लेकिन इसे आप फुल टाइम करियर बनाने की नहीं सोचें और न ही ये माने कि ये आपके करियर का एंड है। अक्सर लोग इंटर्नशिप करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड और सीरियस हो जाते हैं, इसलिए आपको इंटर्नशिप के दौरान ही सेव करने की आदत डालनी होगी। अब आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें और बाकी बचा पैसा सेव करें। वैसे तो आप अपनी पहली जॉब या इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा अमाउंट सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आपकी आदत बन जाएगी और ये एक ऐसी आदत है जो आपके काफी काम आने वाली है। अगर आप अभी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अभी से आप एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश करें और पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें। कोशिश यही करें कि एटलीस्ट वीक में 18 से 20 घंटे आप पार्ट टाइम जॉब करें। पार्ट टाइम जॉब में आप अपने जूनियर को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या फिर आप किसी सेल्स स्टोर में जॉब कर सकते हैं या फिर वीकेंड में इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में छोटी मोटी जॉब करने से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें ये भूल जाना चाहिए कि कॉलेज लाइफ में जॉब करने पर लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास हमेशा से कहने और सोचने को बहुत कुछ होता है। आप कुछ भी कर लें, लोग कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे और बोलेंगे। जब भी आपके दिमाग में लोग क्या सोचेंगे इस बात का ख्याल आने लगे तो उस दौरान आप सोचें कि कॉलेज लाइफ के दौरान इंटर्नशिप करने से फायदा ये होगा कि मुझे एक जॉब करने का माहौल मिलेगा। मुझे ये समझ में आने लगेगा कि जॉब में किस तरह से खुद को प्रेजेंट किया जाता है और जॉब में किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इंटर्नशिप एक मौका होता है खुद को सेविंग के माहौल में ढालने का। इसलिए जब भी आप इंटर्नशिप करें तो पेड इंटर्नशिप ही करें। अनपेड इंटर्नशिप करके आप अपने आप को फाइनेंशियल डैमेज से बचाएं और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन काफी फास्ट पेस जनरेशन है। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में कई लोगों से आगे हैं, इसलिए आज की जनरेशन को जेन जी कहा जाता है और जो इससे पहले की जनरेशन थी उन्हें मिलेनियल कहा जाता था। अक्सर लोग मिलेनियल को स्पॉइल्ड जनरेशन मानते थे। लोगों को ये जनरेशन बिगड़ी हुई और बेकार लगती थी। जब यही जनरेशन अपने अडल्टहुड में थी तो इस जनरेशन में शो ऑफ काफी था, क्योंकि तब सोशल मीडिया का नया नया दौर चला था। ज्यादातर मिलेनियल्स और कुछ फेसबुक पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस वक्त आईफोन भी नया नया लॉन्च हुआ था। जो लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते थे वो आईफोन लेकर अपना स्टेटस दिखाते थे। टाइम्स मैगजीन की रिपोर्टर नोना विल्स अरोनोविट्स ने मिलेनियल वर्किंग क्लास को अपनी स्टोरी में 5 साल तक कवर किया, क्योंकि ज्यादातर उनका टॉपिक मिलेनियल्स पर ही होता था। नोना विल्स अपने पब्लिकेशन से काफी फ्रस्ट्रेटेड थी बिकॉज उनका पब्लिकेशन मिलेनियल्स को गलत तरीके से मीडिया में शो करता था। मीडिया मिलेनियल्स को केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल की तरह मानता था। इस बारे में नोना विलिस का यह कहना था कि मीडिया कलर पीपल, वर्किंग क्लास, मिलेनियल को गरीब की तरह पोर्ट्रे करता था और जो रिच होते थे उन्हें ही मिलेनियल कंसीडर किया जाता था।
यानी अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले मिलेनियल्स हैं तो आपको पुअर क्लास की तरह लेबल किया जाएगा, और वहीं अगर आप अमीर मिलेनियल्स हैं तो आपको सही मायने में मिलेनियल्स कंसीडर किया जाएगा। यही नहीं, जो रिच मिलेनियल्स होते थे वो ज्यादा केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल होते थे। जितने भी वर्किंग क्लास या पुअर लोग अमेरिका में हैं वो ऐसी अनस्टेबल जॉब कर रहे हैं जहां पर उन्हें कम सैलरी मिल रही है, जिनसे हार्डली इनकी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। इन वर्किंग क्लास फैमिलीज को अपनी लाइफ से ना तो ज्यादा उम्मीद है और ना ही उनकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है। इन फैमिलीज के पास फोन तो होता है, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटीज नहीं होती है, और न ही इनके घरों में इंटरनेट कनेक्शन होता है। इस तरह की मिलेनियल फैमिलीज ना तो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और ना ही ट्विटर पर एक्टिव हैं। इनका सिर्फ एक ही एम कि किसी भी तरह से घर का बस खर्चा चल जाए। आप खुद सोचिए कि एक तरफ जहां एक आदमी $1 बिलियन कमा रहा है, वहीं सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो अपनी डेली नीड्स की चीजों को जुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जब कभी अपने सालाना यानी कि एनुअल बजट में गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वो स्टूडेंट लोन को माफ करेगी या फिर सबको फ्री में घर देगी, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट उन लोगों के स्टूडेंट्स लोन माफ करेगी या फिर उन लोगों को फ्री में घर देगी जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इस दौरान जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा जाता है, बल्कि उन्हें तो काउंट ही नहीं किया जाता है। हमारी फाइनेंशियल क्लासेस को लेकर एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। एक ऐसी क्लास है जिसे सब कुछ मिल रहा है, और एक ऐसी क्लास है जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और एक ऐसी भी क्लास है जिसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। सोसाइटी का ये डिवीजन आपको हर जगह मिलेगा। हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने से शाई फील नहीं करना चाहिए। आप उनसे ये डिस्कस करें कि आप सही से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिंग किस तरह से करें। इससे वो हमारी गलतियों से सीख सकेंगे, और अगर उनके पास फाइनेंस को लेकर कोई नॉलेज या कोई टेक्निक होगी तो हम उनसे वो टेक्निक और नॉलेज गेन कर सकेंगे। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर शर्माएं नहीं, और ना ही इस ईगो में रहें कि मुझे किसी से फाइनेंस सीखने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस बिना सीखे, बिना सोचे समझे आप कभी मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप उनसे ज्यादा नॉलेज लें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे अच्छी हो। तो चलिए दोस्तों, इस डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं।